सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी एक हफ्ते बाद ही शादी थी। ये शादी मैं अपने माँ बाप की मर्जी से कर रही थी। मैं भी अपने माँ बाप के फैसले पर चुप थी और उनके फैसले पर अपना सर झुका लिया था। मुझे इस बात से कोई हर्ज नहीं था कि ये रिश्ता मेरे माँ बाप की पसंद से और उनकी मर्जी का है, क्योंकि मैंने कभी भी अपने घर से बाहर अपना कदम नहीं निकाला था। बाहर की दुनिया, बाहर के लोग क्या होते हैं, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था, मगर पापा से यही सुना था कि बाहर की दुनिया बहुत ही जालिम है। कभी भूल कर भी इस दुनिया में कदम नहीं रखना चाहिए। यही वजह थी कि मैं बहुत हद तक डरपोक बन गई थी। मुझे खुद पर भरोसा करना नहीं आता था। उसकी बुनियाद की वजह यही थी कि मैंने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। इसलिए अगर कभी किसी को बाहर वाले से बात भी करनी पड़ जाती तो बहुत मुश्किल से बात कर पाती थी। मेरे पापा के मुंह से मैं अक्सर ये सुना करती थी कि पता नहीं मैं दूसरे घर जाकर कैसे बिताऊंगी, और अब वह दिन एक हफ्ते बाद आने वाला था। तो यही बात मुझे तड़पा रही थी कि पता नहीं मेरे आगे आने वाली ज़िंदगी कैसे बीतेगी। मगर मैं अपने माँ बाप के फैसले पर बहुत तसल्ली में बैठी थी। वे मेरे लिए अच्छा ही फैसला करेंगे। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। पापा मेरी शादी के दिन बेहद खुश थे। उनकी तबीयत उन दिनों काफ़ी ख़राब थी, मगर फिर भी शादी के सारे काम खुद ही देख रहे थे। मेहमानों से लेकर खाने तक का इंतजाम पापा ने खुद ही किया हुआ था। हर चीज़ वे दौड़ दौड़ कर रहे थे। उनका बस नहीं चलता था कि वे किस तरह से अपनी खुशी मनाएं, क्योंकि मैं दो भाइयों की इकलौती बहन थी। दोनों भाई मुझसे छोटे थे और हमारे हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। मगर पापा मेरी शादी के लिए सालों से पैसे इकट्ठे कर रहे थे ताकि वो मेरी शादी का कर्तव्य खूब अच्छे तरीके से निभा सके। आज वह दिन आ गया था तो पापा की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था कि उनके जोड़े हुए पैसों से शादी की तैयारियां पूरी हो रही थी और उन्होंने मेरी शादी के लिए कर्जा भी लिया हुआ था। इस तरह वो मेरी शादी की वजह से कर्ज में डूब चुके थे। मुझे इस बात का बेहद एहसास था कि पापा मेरी शादी की वजह से कर्ज में डूब चुके हैं, और पापा के लिए ये कर्जा उतारना भी आसान काम बिल्कुल नहीं था। इस बात ने मुझे पापा के लिए परेशानी में डालकर रख दिया था। पापा ने बहुत अच्छे तरीके से मेरी शादी कर दी और मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। ससुराल आई तो सब ने मेरी बहुत शानदार तरीके से स्वागत किया। इस घर में आने से पहले ससुराल वाले बहुत खुश थे। बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही थी। शादी का पहला दिन तो बहुत अच्छा बीता। अगले दिन मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मगर मैंने इस दर्द को इग्नोर किया, क्योंकि शादी से काफ़ी दिन पहले मेरे पेट में दर्द उठ रहा था, मगर थोड़ी देर रहकर फिर से बंद हो जाता था और कोई ध्यान नहीं देती थी। आज भी इसी तरह थोड़ी देर ये दर्द उठकर बंद हो गया और मैं उस टाइम अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि आज मेरे ससुराल में मेरा पहला दिन था। घर मेहमानों से भरा हुआ था। ऐसे में किसी को भी नहीं बता सकती थी कि मेरी तबीयत खराब है। फिर हर किसी के मुंह पर यही होता कि नई नवेली दुल्हन की तबीयत खराब हो गई। जब मैं चुपचाप अपनी जगह बैठी रही, रात अच्छे से बीत गई। शादी के अगले दिन मेरे माँ पापा मुझे लेने आए और मेरा रिसेप्शन पार्टी भी था, पर मेरे पेट में दर्द हर पल बढ़ता जा रहा था और फिर बंद हो जाता था। इसी वजह से मुझे अपनी तबीयत बहुत खराब होती हुई महसूस हुई। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरी तबीयत धीरे धीरे गिरती जा रही थी, मगर मैं किसी को भी महसूस नहीं होने दे रही थी। इसी तरह सब मेहमान आ गए थे और मेरे पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा था, मगर मुझे उस टाइम दर्द बर्दाश्त करना पड़ा था। जब भी मैं चुप से बैठे चेहरे पर मुस्कान सजाए सबसे मिल रही थी, उस टाइम मैं बहुत परेशानी में थी, मगर मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि मुझ पर क्या बीत रही है। इसी तरह पूरा टाइम बहुत परेशानी झेलते हुए बीत गया। रात के टाइम घर में मेहमानों का कुछ भीड़ कम हुआ तो मेरी सास ने मुझे मेरे कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया था। कमरे में आकर मैंने कुछ आराम की सांस लिया। सुबह बैठे रहने की वजह से मेरी कमर अकड़ चुकी थी और पेट का दर्द भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मैं अपने कमरे में आकर चुप से लेट गई और दर्द कम होने का इंतज़ार करने लगी। मैं सोच रही थी कि शायद दर्द खुद ही कुछ कम हो जाएगा, और कुछ देर बाद हुआ भी ऐसा ही था। दर्द कुछ कम होने लगी। अब मैं कम होते हुए देखकर मैंने थोड़ी तसल्ली की सांस ली। मुझे लगा शादी में बाजार के खाने खाए थे, शायद इसीलिए मेरे पेट में दर्द उठ रहा होगा।
वरना और कोई वजह तो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। इसी वजह से मैंने किसी को बताना भी अच्छा नहीं समझा था कि सभी सोचते शायद ज़्यादा खाने की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए रात का खाना भी मैंने मामूली के हिसाब से खाया था और अपने कमरे में आराम करने लगी। अब मेरा दर्द बहुत हद तक कम हो चुका था, बल्कि यूँ कहना चाहिए अब मेरे दर्द में कुछ आराम मिल चुका था। कुछ देर बाद मेरा दर्द बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। अगले दिन आज मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था। तो मैंने भी यही जाना कि शायद मुझे बाजार के खाने की वजह से ही दर्द उठ रहा हो। आज शादी का तीसरा दिन था। शादी के हंगामों से घर के सब लोग थक चुके थे। आज घर में सभी लोग शादी की थकान उतार रहे थे। सभी लोग सोकर उठ चुके थे। मैं नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए मुझे किसी ने उठाना अच्छा नहीं समझा। 12 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो मेरी ननद मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। नाश्ता करके मैं कमरे से बाहर आ गई, घर वालों के साथ बैठ गई। इसी हलचल में फिर से मुझे अपनी तबीयत थोड़ी सी गिरती हुई महसूस हुई, मगर मैंने उसे अपना वहम समझकर झटक दिया और सबके साथ हंस बोलकर टाइम बिताने लगी। शादी का घर था, कुछ कुछ मेहमान अभी भी घर में ही थे। मेरे पति के दूसरे शहर से आई हुई बुआ अभी तक घर में ही थी और मुझे ऊपर से नीचे तक घूरे जा रही थी। बुआ के घूरने की वजह से मैं बराबर नर्वस होती जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से वो मुझे घूर रही थी, अच्छे से अच्छा बंदा भी ऐसे देखने से नर्वस हो जाए। यही वजह थी कि मैं वहाँ बैठकर बराबर बेचैनी महसूस कर रही थी। तो मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई, क्योंकि अब मुझे वहाँ बैठना मुहाल महसूस हो रहा था। एक तो मेरे पेट का दर्द कम होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा था, ऊपर से बुआ की नज़रें मेरे जिस्म के आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। कमरे में आकर मैं थोड़ा सुकून का सांस लिया। दोपहर हो चुकी थी तो मैं कुछ देर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई और यही सोचा कि शायद इस तरह मेरे दर्द को कुछ आराम मिल जाए। कब सोते सोते मेरी आंख लग गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। शाम में जब मेरी आंख खुली तो कुछ देर में अपने बिस्तर पर यूं ही लेटी रही। मुझ में उठने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, मगर मैं भी इस घर में नई नवेली दुल्हन थी। मुझे हर कदम सोच समझकर उठाना था। अपने माँ के घर में तो जब मर्जी चाहे सोकर उठ सकती थी, मगर ये ससुराल था और यहाँ ससुराल वालों की मर्जी से ही चलना था। जब भी मैं ना चाहते हुए भी बिस्तर से उठकर मंदिर में शाम की ज्योत बत्ती करने लगी। वहाँ से फ्री हुई तो मैं अपने कमरे में आई। अचानक मुझे अपने पेट में दर्द हल्का हल्का सा महसूस हुआ, जिसे मैंने दोबारा से अपना वहम समझा और मैं ज्योत बत्ती करने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी मेरे पेट का दर्द कम हो जाए। मगर ये दर्द कम होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा था। मैंने भगवान से प्रार्थना की और वहाँ से आकर मैं बेड पर लेट गई। पेट में दर्द उठने का धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा। मेरी हालत खराब होती जा रही थी और किसी को बोलने के लिए मैं खुद में हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जिस हालत में बैठी थी उसी हालत में बेड पर लेट गई। मुझसे दर्द बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। मेरी हालत टाइम बीतने के साथ साथ नाजुक होती जा रही थी। मेरे पति भी इस टाइम घर पर नहीं थे। काफ़ी देर मुझे इसी तरह दर्द की वजह से तड़पती रह गई। कुछ देर बाद पति घर पर आए तो उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझे मेरी तबीयत के बारे में पूछा, क्योंकि मेरा रंग पूरी तरह पीला पड़ चुका था और पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मेरे पति ने मेरी हालत देखी तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए जोर देने लगे, मगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी। तो मैंने उनसे घर में ही पेट की दर्द की दवाई मांगी तो वह चुप हो गए और घर में ही पेट दर्द की दवाई लाकर मुझे दे दी। मगर दवाई खाकर मेरे दर्द को आराम नहीं मिल रहा था। कुछ टाइम के बाद दर्द बहुत कम होने लगी और मुझे आराम आने लगा। तो मैंने भी थोड़ी तसल्ली की सांस लिया। 1-2 घंटे आराम से बीते और मेरे पति भी आराम से सो गए। मेरी तबीयत अब ठीक हो चुकी थी, मगर फिर कुछ देर के बाद ही वह दोबारा मुझे दर्द का एहसास हुआ। मगर इस बार दर्द पहले से भी कहीं ज़्यादा था। इस बार से मेरी हालत बिगड़ने लगी तो मेरे पति ने मुझे डॉक्टर के पास चलने को जोर दिया। शादी का तीसरा ही दिन था और मैं उनके साथ जाने से झिझक रही थी, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे तैयार होने को कहा और खुद भी डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार होने के लिए चल पड़े। मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो सास भी मेरी तबीयत को लेकर परेशान थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। हम दोनों को डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर के पास पहुंचकर हम दोनों अपने नंबर के इंतजार में बैठकर अस्पताल में तरह तरह के मरीज आए हुए थे। किसी को अस्पताल में आकर खुशी नहीं मिलती तो कोई अपने पैरों के लिए दवाइयाँ खरीद रहा था। अस्पताल में हर तरह के लोग थे।
मेरा दर्द इतना तेज था कि मुझे बैठने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं उठकर टहलने लगी थी। मुझे किसी पल भी चैन नहीं मिल रहा था। मेरी तबीयत में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरे पति ने मेरे बिगड़ती तबीयत को देखकर बहुत परेशान होते जा रहे थे। जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो मेरी बारी का इंतज़ार किए बगैर डॉक्टर मुझे इमरजेंसी में ले गई। इमरजेंसी में जाकर डॉक्टर ने मुझे चेक करना शुरू कर दिया। मुझे पूछा कि कहाँ दर्द हो रहा है, तो मैंने उन्हें अपने पेट से उठने वाले दर्द के बारे में बताया तो डॉक्टर सोच में पड़ गई। डॉक्टर को भी मेरे पेट दर्द की वजह कोई खास समझ नहीं आई और उसने मुझे दवाइयाँ देकर घर भेज दिया। घर आकर मैंने दवाइयाँ खाई और सो गई। सुबह तक मेरे पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था और मैं पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गई थी। मगर फिर शाम तक मेरी तबीयत पहले से ज़्यादा बिगड़ गई और मुझे फिर से दोबारा अस्पताल ले जाया गया। इस बार डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने की राय दिया और कहा कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर ही कुछ पता चल सकता है, और साथ ये भी कहा कि अल्ट्रासाउंड अभी इसी टाइम करवा लो। कुछ देर बाद अल्ट्रासाउंड करवा चुकी थी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने में अभी देरी बाकी थी तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। इसी टाइम मुझे दोबारा से इमरजेंसी में ले जाया गया और डॉक्टर ने मुझे दोबारा दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन लगा दिया, मगर दर्द कम ही नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर खड़ी थी और साथ में ही मेरे पति भी बैठे हुए थे और मैं अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर के माथे पर बल पड़ गए। वह काफ़ी देर तक रिपोर्ट को देखती रह गई मगर मुंह से कुछ न बोली। आखिरकार मेरे पति ने ही डॉक्टर से पूछा कि क्या रिपोर्ट आई है, तो डॉक्टर ने जो कुछ कहा वह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए और मेरे पति भी मुझे फटी फटी आंखों से डॉक्टर की तरफ और मुझे देखने लगे। मैं अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर क्या बोल रहा था, एक पल के लिए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ सका कि डॉक्टर ने आखिर कहा क्या है। मगर अब डॉक्टर की कही हुई बात मेरे समझ में आई तो मेरे जैसे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो बदन में खून नहीं पानी हो। और मेरे पति तो पहले डॉक्टर को फटी फटी निगाहों से देखने लगे। उसके बाद उन्होंने ऐसी नज़रों से मेरी तरफ देखे कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे पति के आंखों में मेरे लिए साफ साफ भरोसा खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। वह मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अछूत की मरीज हूँ और मैं बस इसी टाइम थोड़ा चारों तरफ की समस्याएं समझने की कोशिश में बिजी थी। आखिरकार डॉक्टर की इस बात के जवाब में क्या बोलूं, या मैं अपने पति के मुझे इस तरह देखने पर कैसे उनको भरोसा दिलाऊं। मैं तो जैसे सुन्न होकर रह गई थी। मेरी दुनिया ही एक पल में घूम कर रह गई थी। डॉक्टर ने कहा था कुछ महीने पहले मैंने जो ऑपरेशन करवाई थी उसकी वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मेरी शादी को अभी सिर्फ तीसरा ही दिन हुआ था। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता था। मेरे पति ने डॉक्टर से कहा कि अभी हमारी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए हैं। तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान हुई और मुझे बुरी नज़रों से देखकर कहा कि इस बारे में तुम अपनी पत्नी से पूछो जो जाने कहाँ कहाँ गुल खिलाकर आई है। डॉक्टर के मुंह से अपने लिए ये शब्द सुनकर आसमान जैसे मेरे सर पर आ गिरा। मेरे पति बैठे मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे और मैं मुजरिम ना होते हुए भी उनके सामने सर झुकाए बैठी थी और वहाँ वार्ड में नर्सें भी मेरी तरफ देख रही थी, एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर कर रही थी। डॉक्टर मेरी तरफ बहुत बुरी नज़रों से देख रही थी और मेरे पति काफ़ी देर तक चुप से बैठे रहे, ज़मीन खोद रहे थे। मैंने अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। डॉक्टर ने मेरे पास कुछ भी बोलने को छोड़ा नहीं था। डॉक्टर ने तो मुझे सफाई देने का मौका भी नहीं दिया और सीधा मेरे दामन को ही तार तार कर दिया। मैं बस शक के आधार पर बैठी हुई थी और बेगुनाह होते हुए भी अपने पति से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिरकार अपनी बेगुनाही का यकीन कैसे दिलाऊं। मुझे इस टाइम माँ की बातें बहुत याद आने लगी जब वो मेरी कम बोलने की आदत से परेशान हो जाया करती थी और ये भी जानती थी कि मुझ में खुद भरोसा ना होने के बराबर है। मैंने कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं बोला था और ना ही मुझे अपने लिए कुछ भी बोलना अच्छा लगता था। आज जब मेरे कैरेक्टर पर बात हो रही थी और कीचड़ उछाली जा रही थी, मेरे होंठ सूख रहे थे, मेरा दिमाग जैसे बिल्कुल सुन्न हो रहा था। मैं अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। आज मुझे बहुत ध्यान से अपनी कमी का महसूस हुआ।
मैंने अपने लिए बोलना कभी क्यों नहीं सीखा था। कुछ देर बाद एक नर्स ने आकर मुझे ड्रिप लगा दी ताकि मेरे पेट का दर्द आराम हो सके और ड्रिप करीब करीब 2 घंटे में ख़त्म हुई। वे 2 घंटे मैंने सूली पर बिताए थे। सामने मेरे पति जमीन में नजरें गाड़े बैठे हुए थे और मैं अब तक डॉक्टर की इस बात पर हैरान थी कि डॉक्टर ऐसा बोल भी कैसे सकती है। सारी बातें सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे क्योंकि मैं बिल्कुल पवित्र थी और कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। कुछ देर बाद जब ड्रिप खत्म हुई तो मेरे पति मुझे लेकर घर आ गए। घर में कदम रखते हुए मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, मेरे पाँव जैसे कपकपा रहे थे। मुझे अपने पति की सुर्ख आंखों और तने हुए चेहरे देखकर डर लग रहा था। प्रेग्नेंट होना तो बहुत दूर की बात थी, मुझे तो मेरे पति के अलावा कभी किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। मैं बिल्कुल पवित्र थी तो डॉक्टर ये बात कैसे कर सकती थी। ये सोच सोचकर मेरे सर में दर्द होने लगा। मेरे पति मुझे जिस तरह से घसीटते हुए घर लेकर आए थे वही बात मेरे दिमाग में घर कर गए थे और मेरे पति सीधे अपनी मम्मी के कमरे में चले गए थे। उन्होंने मुझसे इस बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा था और डॉक्टर की बात पर अपना कान धर गए थे। मुझे एक बार भी अपनी सफाई का मौका नहीं दिया था। मैं अपने कमरे में बैठी इसी बात पर परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा। इसी कशमुकश में कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरे पति के साथ उनकी मम्मी भी मेरे कमरे में आ गई और कमरे में आते ही मुझे कोसना शुरू कर दिया था कि कैसी कैरेक्टरलेस बहू उनके पल्ले बांध दी गई है। उन्होंने मेरे सामने ही मेरे माँ पापा को फ़ोन मिलाया और उन्होंने बिना जाने सुने मेरे माँ पापा को इतना सुना डाला, ये भी कहा कि आकर मुझे अपने साथ वापस ले जाएं। ऐसी बदचलन बहू को अपने घर में नहीं रख सकती हूँ। इस सब मामले में मेरे पति बिल्कुल चुप खड़े थे और वह चुप से अपनी मम्मी को मेरे माँ पापा को बातें सुनाते हुए सुन रहे थे। मेरे आत्मा जैसे अब निकलने को थी। मुझे किसी ने एक शब्द भी नहीं पूछा और सीधा फैसला सुना दिया था। लेकिन मुझे इस टाइम खुद से ज़्यादा अपने माँ बाप की परवाह थी। ये सब सुनकर उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। मैं जानती थी कि मेरे पापा ने मेरी शादी कितनी मुश्किलों के साथ की, कितनी ही जगह से उन्होंने कर्जा लिया था। अब की कर्जा उतारने तो दूर की बात थी, अभी तो उन्हें इस बात का भी पता नहीं होगा कि उनके ऊपर कितना कर्जा चढ़ा हुआ था और शादी के तीसरे दिन ही ये सब तमाशा हो गया था। मेरी सास बराबर मुझे बातें सुना रही थी और जाने कौन कौन से शब्द सुना रही थी और मेरे पति तो मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार बैठे थे। बस मेरे माँ बाप का इंतज़ार कर रहे थे ताकि डिवोर्स देकर मुझे उनके साथ भेज सकें और मैं डर से सहमी हुई एक कोने में मुजरिम बनकर खड़ी थी। मेरी सास तो इसी बात की कृपा कर रही थी कि जल्दी से उन लोगों के सामने मेरी हकीकत आ गई और मुझे उन लोगों से जान छूट जाएगी। कुछ देर बाद मेरी माँ और पापा मेरे ससुराल पहुँच गए। हम सब लोग उस टाइम आंगन में ही थे। हर तरफ से मुझ पर ताने कसे जा रहे थे। हर आदमी मुझे गंदी निगाहों से देख रहा था और मैं एक कोने में सुकड़ी सहमी खड़ी हुई थी। मुझे बस रोने से मतलब था, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मेरे पति की बुआ मुझे कैरेक्टरलेस बदचलन शब्दों से भीगो भीगो कर जूते मार रही थी और मेरी सास को कह रही थी कि उन्होंने लाख उन्हें मना किया था कि इस खानदान में शादी ना करो, मगर मेरी सास ने उनकी बात ना मानी, अपने बेटे के इस खानदान में शादी कर दी। उनकी बुआ का ये ख्याल हमेशा से था कि शायद मेरी सास अपने बेटे के लिए उनकी ननद की बेटी का रिश्ता मांग ले, मगर मेरी सास अपनी झगड़ालू ननद को खूब अच्छी तरह से समझती थी। मेरी सास उनकी ननद की बेटी को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, इसी वजह से अपने दिल के गुब्बार फोड़े जा रही थी। मौका हाथ लग गया था। अब दिल भर कर मेरी सास को बातें सुना रही थी, साथ ही मुझ पर भी ताने कस रही थी। माँ पापा ने आंगन में कदम रखा तो मैं भागकर माँ के पास चली गई और उनके गले से लगकर रोने लगी। माँ मुझे चुप करवाने लगी और अपने माँ के गले लगकर इतने घंटे तक मुझ पर जो कयामत बीती थी वह अब आंसुओं की सूरत में आने लगी थी। मेरे माँ पापा को मेरी सास ने अपने सामने बैठाकर उन लोगों को ये बातें सुनाई थी। उन्होंने क्यों अपनी बदचलन बेटी को उनके सर मंड दिया था। माँ मेरे कैरेक्टर की सफाई देने लगी और पापा जैसे सर झुका गए। मुझे इस पल मेरे पापा बहुत बूढ़े नजर आने लगे। मेरी माँ मेरी सास और पति को यही यकीन दिलवा रही थी कि डॉक्टर से कोई ना कोई गलतफहमी हुई है, वरना उनकी बेटी ऐसी नहीं है। मगर वह लोग कोई भी बात या कोई भी सफाई सुनने को तैयार नहीं थे। उनकी बस यही रट थी कि मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाएं। अब वे लोग ज़्यादा एक पल भी मुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे पति तो उसी टाइम मुझे डिवोर्स दे रहे थे, मगर पापा ने उनके पैरों में
अपनी पगड़ी रखते हुए कहा और उनसे कुछ टाइम की मोहलत मांग ली। तो मेरे पति भी उस टाइम राजी हो गए थे, वह मुझे कुछ टाइम बाद डिवोर्स देंगे। मेरे लिए इतनी मोहलत ही बहुत थी कि कुछ टाइम तो मिला, शायद मैं इस तरह से अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं, ये बात बता सकूं मैं बिल्कुल पवित्र लड़की हूं। शादी से पहले मुझे किसी ने नहीं छुआ था, प्रेग्नेंट होना तो बहुत दूर की बात थी। मेरी माँ पापा मुझे लेकर अपने घर आ गए। मेरे घर में एक अलग कोहराम मचा हुआ था। अभी शादी को तीसरा ही दिन था और मेरे पति की जुबान पर डिवोर्स देने की बातें आ रही थी, ऊपर से मेरे किरदार पर लगा हुआ इल्ज़ाम। इस सब के बीच मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। जब मेरे दोनों भाइयों ने डॉक्टर की कही गई बातें सुनी तो वे दोनों तो मुझे मारने के लिए चढ़ बैठे। मैंने सारे ज़माने में उनकी कोई इज्जत ना छोड़ी और उन्हें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे सिर्फ रोने से मतलब था। मैं किसी को भी अपनी सफाई नहीं देना चाहती थी। माँ और पापा बीच में आकर मेरे भाइयों के हाथों से मेरी जान छुड़वाई। देखते ही देखते ये खबर पूरे खानदान में फैल गई। मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो चुकी थी। सब लोगों ने ही अपने दांतों तले उंगली दबाई थी। माँ पापा ने रात भर सर जोड़कर अपने कमरे में बैठे मेरे आने वाले भविष्य के बारे में बातें कर रहे थे और मैं अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही थी। जमीन में गड़ती चली जा रही थी। रात जागते हुए आंखों में कट गई। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल रहा था। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो माँ पापा तैयार बैठे हुए थे। मुझे देखकर माँ ने कहा मैं अभी अपना हुलिया ठीक करूं। मैंने माँ से कोई सवाल नहीं किया और दोबारा कमरे में जाकर अपने आप को आईने में देखा और अपने कपड़ों को देखा और अपना हुलिया सुधारने लगी। अपना हुलिया ठीक करके जब मैं बाहर आई तो माँ ने मुझे बताया कि मुझे लेकर दोबारा उसी डॉक्टर के पास जा रही हैं ताकि दोबारा से मेरा चेकअप करवाया जाए, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी माँ पापा के सामने ही बीती थी और माँ पापा मेरे कैरेक्टर को अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन दोनों ने रात भर बैठकर यही सोचा कि डॉक्टर को मुझे दोबारा दिखाया जाए ताकि जो हकीकत हो खुलकर सामने आ जाए। हम लोग दोबारा उसी अस्पताल में पहुंच चुके थे। मेरे पति को भी पापा ने फ़ोन करके अस्पताल में ही बुलाया था। वे आना तो नहीं चाहते थे मगर पापा ने ज़्यादा जोर दिया तो वे चुप से उठकर आ गए। मगर जब मेरे पति से आमना सामना हुआ तो उन्होंने मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया और मैं अपने आंसू पीकर रह गई। जब डॉक्टर के पास हमारा नंबर आया तो मैं माँ पापा के साथ डॉक्टर के पास गई और वह डॉक्टर मुझे देखते ही पहचान चुकी थी। मगर जब उन्हें माँ ने ये यकीन दिलवाया कि ऐसा नहीं हो सकता, कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरा अबॉर्शन करवाया गया था, मैंने भी डॉक्टर को बहुत यकीन दिलाया कि मैं बिल्कुल पवित्र थी। प्रेग्नेंट होना तो बहुत दूर की बात थी। डॉक्टर भी सोच में पड़ गई और उसने दोबारा से मेरा अल्ट्रासाउंड लिख कर दे दिया। अल्ट्रासाउंड भी अस्पताल में ही हुआ था। मैं माँ के साथ दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने लगी। अल्ट्रासाउंड करवा के फ्री हुई तो डॉक्टर ने कुछ देर बाद रिपोर्ट मिलने को कहा। ये वक्त मैं जैसे सूली पर बिता रही थी। अगर आज भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ऐसा ही कुछ आया, मेरा घर तबाह बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। यही वजह था कि मेरा दिल भगवान के दरबार में झुक रहा था कि हे भगवान, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आए और जो सच है वही सामने आए, नहीं तो मेरा घर तबाह हो जाएगा, साथ ही मेरी जग हसाई होगी। मैं ज़माने में बदनाम होकर रह जाऊंगी। ऐसी बदनामी का दाग था जो जिंदगी भर मेरे दामन से नहीं छूट सकता था। कुछ ना करके भी सबकी नज़रों में मुजरिम बनी हुई थी। मेरा दर्द इस टाइम कोई नहीं समझ सकता था। अपनों की आंखों में मैंने अपने लिए भरोसा देखा था, जिसकी वजह से मेरा पूरा बदन बिखर कर रह गया था। कुछ देर बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गई। इस बार मेरे साथ सिर्फ माँ नहीं, मेरे पापा और पति भी थे और सास भी कुछ देर बाद वहाँ पहुँच चुकी थी। उनकी जुबान पर तो यही था कि अब कौन से डॉक्टर को दिखाना बाकी रह गया है, मुझे डिवोर्स देकर ये मामला ख़त्म करेंगे। मगर मेरे पति को भगवान का डर था। डिवोर्स देने से पहले अच्छी तरह सब कुछ छानबीन कर लेना चाहते थे ताकि उन्हें भगवान की नाराज़गी का सामना नहीं करना पड़े। मैं मुजरिमों की तरह डॉक्टर के सामने सर झुकाए बैठी हुई थी और मेरे पीछे मेरे सारे घर वाले खड़े थे। डॉक्टर की जुबान से निकलने वाले शब्द मुझे नई जिंदगी भी दे सकती थी या मुझे मौत के तरफ भी ले जा सकती थी। मेरी ज़िंदगी के दौड़ अब डॉक्टर के हाथ में ही थी और मैं डॉक्टर के मुंह से निकलने वाले फैसले का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर तक डॉक्टर मेरी रिपोर्ट को देखती रही,
फिर उसने मेरी पिछली रिपोर्ट मांगी, जो मैंने उसे अपने बैग से निकाल कर दी। डॉक्टर काफ़ी देर तक चुप से दोनों रिपोर्ट को देखती रह गई थी। उसके चेहरे थोड़े सिकुड़ से गए थे। फिर कुछ देर के बाद डॉक्टर के चेहरे पर चौंकाने का असर दिखाई दिया, जैसे कुछ ऐसा हुआ। डॉक्टर ने मेरी आज की रिपोर्ट मेरे सामने रखते हुए कहा, मेरे पेट में दर्द की वजह बाहर का खाना था, जिसकी वजह से मेरे बच्चेदानी में चर्बी हो गया था, जब भी इतना ज़्यादा दर्द उठ रहा था। और कहा कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। मेरे सास ने जल्दी से कहा, पिछली रिपोर्ट में उन्होंने ही बताया था कि मैं प्रेग्नेंट थी। तो डॉक्टर ने जो बारीकी से बात बताई, उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा कि पिछली रिपोर्ट नाम की वजह से गलतफहमी का शिकार हो गई। मेरा नाम सुशीला था, जबकि जिस औरत की वह रिपोर्ट थी मेरे पास थी, उसका नाम सुशीला सैनी था। उसके थोड़े महीने पहले उसका ऑपरेशन कराया गया था, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द था। इसलिए नाम के एक जैसे होने की वजह से ये सारी गलतफहमी हुई थी। डॉक्टर ने अपनी गलती मानकर हम सबसे माफ़ी मांगी। मेरा दिल उसी टाइम भगवान के दरबार में झुककर रह गया। मेरे पति और सास शर्मिंदा से सर झुकाए खड़े थे। मेरे पापा ने आगे बढ़कर कहा, ये सब एक गलतफहमी का नतीजा था। इस तरह से मेरा घर खराब होने से बच गया। मैंने भी अपने पति को माफ़ कर दिया, क्योंकि गलती तो उनकी भी नहीं थी। उस टाइम हालात ही ऐसे थे। आज मैं अपने घर में बिल्कुल खुशी से ज़िंदगी बिता रही हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।